ऑर्डर 6 रूल 1 डील करता है प्लीडिंग से। तो इसमें बताया गया है कि प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग किसे कहते हैं, जबकि रूल 2 में प्लीडिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम रूल 1 और रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों रूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो ऑर्डर 6 रूल 1 डील करता है प्लीडिंग से, जिसमें बताया गया है कि प्लीडिंग शैल मीन प्लान्ड और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मतलब है प्लान्ड या रिटन स्टेटमेंट। प्लान्ड किसे कहते हैं? प्लान्ड दरअसल एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के बिहाफ पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, और जैसे ही प्लान को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाए तो प्लान को प्रेजेंट करने से उस कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट हो जाता है। अब प्लान को जब ड्राफ्ट किया जाता है तो प्लान में दरअसल प्लेंटिफ उन मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन करता है जिसके बेसिस पर वो क्लेम करता है, और जिसके बेसिस पर वो अपना कॉज ऑफ एक्शन जो है वो मेंशन करता है, और प्लेंटिफ को उस कोर्ट से जो रिलीफ या रेमेडी चाहिए उस रिलीफ या रेमेडी को प्लेंटिफ अपने प्लान में मेंशन कर देता है। रिटन स्टेटमेंट दरअसल वो डॉक्यूमेंट है जो कि डिफेंडेंट या डिफेंडेंट के बिहाफ पर कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट में डिफेंडेंट वो मटेरियल फैक्ट्स जो है वो मेंशन करता है जिसके बेसिस पर वो अपने आप को उस मुकदमे में डिफेंड करता है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने कोई काउंटर क्लेम किया है, यानी कि प्लेंटिफ से कोई क्वेश्चन वगैरह किया है, तो डेफिनेटली प्लेंटिफ जो है उसका आंसर देगा। अब उसका रिप्लाई को दरअसल कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि डिफेंडेंट ने जो रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ से क्वेश्चन पूछा है उसके रिप्लाई को दरअसल कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा है या उसने क्लेम वगैरह किया है तो उसके रिप्लाई को दरअसल कहते हैं रीज्वाइंडर। डेफिनेटली जो डिफेंडेंट होगा वो उसका रिप्लाई देगा, तो उसके रिप्लाई को कहते हैं रीज्वाइंडर। तो यहाँ पर 4 बातें याद रखना ज़रूरी है: प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन और रीज्वाइंडर। अब हम थोड़ा सा जो है वर्डिंग में देखते हैं कि प्लेंट किसे कहते हैं। A plant is not defined by the code. It means that a plant is not defined by Civil Procedure Code 1908. It is a written document submitted in the court in which the plaintiff sets for the cause of action and seeks remedy or relief from the court. यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेंटिफ जो है अपना कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन करता है और उसको कोर्ट से जो रेमेडी या रिलीफ चाहिए उसको मेंशन कर देता है। रिटन स्टेटमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट in which the defendant states the material facts। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिफेंडेंट मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन करता है, on which he relies for his defense, जिस पर वो अपना डिफेंस करता है उस मुकदमे में। तो अब हम स्टडी करेंगे कि प्लीडिंग का दरअसल ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्लीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक केस में बताया गया है जिसका साइटेशन है 2015 SCMR पेज नंबर 1698 में। The object of the pleading is to make the parties aware of each other's stand and to narrow down the area of controversy। अब देखें, प्लेंटिफ ने जो प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट किया तो डेफिनेटली कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को एक समन इशू करती है, और समन के साथ साथ वो प्लेंट की एक कॉपी जो है वो डिफेंडेंट को इशू करती है। अब डिफेंडेंट जो है उसको अवेयरनेस हो जाती है, वो अवेयर हो जाता है, उसको मालूमात हासिल हो जाता है कि प्लेंटिफ ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों इंस्टीट्यूट किया, प्लेंटिफ क्या क्लेम कर रहा है, ठीक है, और प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन क्या है। तो उसके बेसिस पे डिफेंडेंट जो होता है वो अपना WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है। अब रिटन स्टेटमेंट की जो कॉपी होती है वो प्लेंटिफ को दे दी जाती है, और प्लेंटिफ को जो है अवेयरनेस हो जाती है कि जो डिफेंडेंट है उसने कौन से मटेरियल फैक्ट्स पेश किए हैं जिसके बेसिस पे वो अपने आप को डिफेंड करता है उस मुकदमे में। तो दरअसल प्लीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पार्टी जो है वो एक दूसरे से अवेयर हो जाए एंड टू नैरो डाउन द एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी, और उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी है उसको नैरो डाउन कर दिया जाए, ठीक है, ताकि उनके बीच में जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है वो जो है कोर्ट के सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर प्लान्ड और रिटन स्टेटमेंट का कंसेप्ट नहीं होता
तो हर एक हेयरिंग पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है वो एक नया इशू खड़ा कर देता, एक नया क्लेम करता, एक नया एलिगेशन लगाता, ठीक है। तो लिहाजा फॉर एग्जांपल अगर प्रोसीडिंग के दौरान प्लेंटिफ ने अपना एविडेंस पेश किया और उस एविडेंस के बेसिस पे वो ऐसा फैक्ट्स कोर्ट के सामने प्रूव करना चाहता है जिस फैक्ट्स को उसने अपने प्लेंट में नहीं लिखा है, तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी जब तक के प्लेंटिफ जो है उसको इजाज़त ना दी जाए कोर्ट की तरफ से कि वो अपना प्लेंट जो है उसको अमेंड कर दे। इसी तरीके से डिफेंडेंट भी अगर कोई ऐसा फैक्ट जो है वो प्रूव करना चाहता है कोर्ट में अपने एविडेंस के थ्रू, जिस फैक्ट्स को उसने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया है, तो कोर्ट उसको भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि जो प्लीडिंग है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पार्टीज के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है उसको नैरो डाउन कर दिया जाए। अगर इसी तरीके से अगर हुआ तो डेफिनेटली प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है हर एक हेयरिंग में एक नया क्लेम जो है वो कोर्ट में मेंशन करेंगे, एक नया एलिगेशन लगाएंगे एक दूसरे पर। तो लिहाजा प्लीडिंग का जो मेन मकसद है वो ये है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पार्टीज जो है वो एक दूसरे से अवेयर हो और उनके बीच में जो एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी है उसको नैरो डाउन कर दिया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे रूल 2 को। रूल 2 डील करता है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। प्लीडिंग में जो पार्टीज हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन करेंगे, उनको एविडेंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो प्लीडिंग में ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने जो फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है, प्लेंटिफ ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इतने एविडेंस हैं या मेरे पास जो है इतने आई विटनेसेस हैं जो कि मेरे फेवर में आके कोर्ट में गवाही देंगे। इसी तरीके से डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं करेगा कि मेरे पास इतने एविडेंस है या मेरे पास फलां डॉक्यूमेंट्स है या मेरे पास जो है इतने विटनेसेस है जो कि कोर्ट में आके मेरे फेवर में गवाही देंगे। तो प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन किया जाता है। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टीज प्लीडिंग रिलाइज फॉर हिज क्लेम। अब हर एक प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट्स का जो कंसाइज स्टेटमेंट है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। मटेरियल फैक्ट्स किसे कहते हैं? मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जिस पर पार्टी जो है वो क्लेम करती है या जिस पर जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को डिफेंड करता है। एज द केस में बी बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को एविडेंस लिखने की या एविडेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। which they are to be proved and shall when necessary be divided into paragraph numbered consecutively। यानी कि प्लेंट को पैराग्राफ में डिवाइड किया जाएगा और हर एक पैराग्राफ में प्लेंटिफ जो है वो फैक्ट्स बताएंगे यानी कि मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे और वो जो पैराग्राफ होंगे वो डेट वाइज ही उनको डेट वाइज लिखा जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्लेंट जो है वो प्रेजेंट किया है कोर्ट में तो उसमें मैं लिखूंगा कि डिफेंडेंट ने मुझे फ़लाँ तारीख़ को अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहता हूं कि मैंने फ़लाँ तारीख़ को मिस्टर ए से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, फ़लाँ तारीख़ को मिस्टर बी ने मुझे कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है और उसने मुझे फ़लाँ तारीख़ को अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया। यानी कि मुझे डेट वाइज बताना पड़ेगा ताकि कोर्ट को समझने में और कोर्ट को उस प्लान को रीड करने में आसानी हो। इसी तरीके से डिफेंडेंट जो है वो भी अपने रिटन स्टेटमेंट को पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे और हर एक पैराग्राफ को नंबर देंगे यानी कि पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 और वो भी अपना रिटन स्टेटमेंट जो है वो डेट वाइज ही बनाएंगे। सम्स एंड नंबर्ड शैल बी एक्सप्रेस इन फिगर। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, ठीक है, तो उसमें आपको जो पैसे हैं यानी कि जो सम है वो आपको फिगर में बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपीज़ रिकवर करना चाहता हूं डिफेंडेंट से, तो मैं लिखूंगा कि 50,000 रुपीज़। मुझे सिर्फ फिगर में लिखना है, वर्डिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 556 में बताया गया है कि The pleading of the parties should contain the material facts only and not the law, as it is for the court to apply the appropriate
एंड करेक्ट लॉ टू द फैक्ट, यानी कि प्लीडिंग में पार्टी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि फलां एक्ट के फलां सेक्शन की वायलेशन हुई है या फलां एक्ट के फलां आर्टिकल्स की वायलेशन हुई है। उनको कोर्ट को दरअसल लॉ के बारे में बताना नहीं होता। यह कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो एप्रोप्रिएट और करेक्ट लॉ को अप्लाई करें। ठीक है, फैक्ट्स को देखते हुए जो लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा वो कोर्ट एप्लीकेबल करेगा। वो पार्टीज का काम नहीं है कि पार्टीज जो है वो कोर्ट को बताएं कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के फलां सेक्शन की जो है वो वायलेशन की गई है, या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके जो फलां सेक्शन है उसकी वायलेशन की गई है। ये पार्टीज का काम नहीं है। पार्टीज का काम सिर्फ यही है कि वो अपना मटेरियल फैक्ट्स बताएं जिसके बेसिस पर वो प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर रहा हो और जिसके बेसिस पर डिफेंडेंट जो है वो अपने आप को डिफेंड करता है। लॉ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 302 पर बताया गया है कि अ पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्लीड इट्स एविडेंस नॉर टू गिव नेम ऑफ विटनेसेस, यानी कि पार्टीज जो है उनको ज़रूरत नहीं है कि वो प्लीडिंग में एविडेंस दें, ठीक है, या विटनेसेस के नाम बताएं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पास इतने विटनेसेस हैं, उनके फलां फलां नाम हैं, या मेरे पास ये एविडेंस है जिसके बेसिस पर मैं अपना क्लेम को जो है वो कोर्ट में प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, 2015 सुप्रीम कोर्ट यानी कि SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 2168 में बताया गया है कि The material facts on which a party relies are known as facta probanda। जो material facts हैं उनको facta probanda कहा जाता है। facta probanda जो है ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि material facts वो facts जिस पर प्लेंटिफ क्लेम करता हो और जिस पर डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करता हो। And the evidence or facts by means of which they are to be proved are called facta probantia। ठीक है, यहां पर आपको दो टर्म्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। मटेरियल फैक्ट्स को कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडा, और जिसके बेसिस पर आप अपने क्लेम या रिटन जो डिफेंस है वो करोगे उसको कहते हैं, यानी कि एविडेंस को कहा जाता है फैक्टा प्रोबेंशिया। मटेरियल फैक्ट्स को फैक्टा प्रोबेंडा और एविडेंस को कहा जाता है फैक्टा प्रोबेंशिया। प्लीडिंग शुड कंटेन ओनली फैक्टा प्रोबेंडा। प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा होना चाहिए, नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंशिया मीन्स एविडेंस और नेम ऑफ आई विटनेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 6 जो कि डील करता है प्लीडिंग जनरली से, उसमें हमने रूल 1 और रूल 2 को कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर जो है वो आप लोगों को वक्त पर मिल सके। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।